अब बात करते हैं अपन बाबर के बेटे हुमायूं को। सबसे बड़ा पुत्र है। जैसा कि मैंने आपसे कहा कि बाबर ने मृत्यु के समय अपने बेटे को ये हिदायत दी कि भाई नए नए हो भारत में, आपस में तुम अभी लड़ोगे, जो कि मंगोल खानदान की रीत है कि तख्त के ऊपर जितने भी बेटे और बेटियां हैं सबका बराबरी का हक होगा। या अपने वाला सिस्टम नहीं था यहाँ पे कि साहब जो बड़ा बेटा है वही शासक बनेगा, नहीं। मंगोलों में क्या था, सेंट्रल एशिया में पूरा ये चलता था कि बाप के मरने पर जितने भी औलादे हैं उन सबका बराबरी का हक होगा सत्ता के ऊपर। तो यहाँ पर बाबर अपने बड़े बेटे हुमायूं को सलाह देता है कि राज्य का बंटवारा कर देना। तो हुमायूं उसका पालन भी करता है, दिल्ली और उसके आसपास के क्षेत्र खुद रख लेता है, कामरान को काबुल दे देता है, जबकि अस्करी को संबल और हिंदाल को मेवात दे दिया जाता है। तो ये लिखा हुआ है यहाँ पे, देख लीजिए आप। 29 दिसंबर 1530 को ये मुगल बादशाह बना। पहले ये बदख्शां का सूबेदार था। बाबर के 4 पुत्र हुमायूं, कामरान, अस्करी और हिंदाल। तो तैमूरी परंपरा के अनुसार साम्राज्य का विभाजन हुआ। कामरान को काबुल, कंधार और पंजाब मिल गए, अस्करी को संभल मिल गया, हिंदाल को अलवर या फिर यहाँ पे मेवात भी लिख सकते हैं अपन, इसको मेवात मिल गया। हुमायूं ने ये जो वर्तमान का दिल्ली है ना, दिल्ली का यार कई बार निर्माण हुआ है। हर शासक ने दिल्ली में कुछ ना कुछ बनवाया है। तो दिल्ली में दीन पना नगर की स्थापना किसने की थी? हुमायूं ने की थी। हुमायूं ज्योतिष में बहुत विश्वास रखता था। देखो वैसे तो इस्लाम के अंदर हराम है, ज्योतिष हो गया, ये काला जादू हो गया, ये सब नहीं माना जाता है, बट फिर भी हुमायूं सप्ताह में 7 दिन अलग अलग रंग के कपड़े पहनता था, है ना। पूरा मोहरत वोहरत देख के घर से बाहर निकलता था, थोड़ा अंधविश्वासी टाइप का था। ज्योतिष में विश्वास रखता था, 7 दिन 7 रंग के कपड़े देखता था। भारत में ये अफीम को जो लोकप्रिय बनाया है, मतलब आम जनता के बीच में पहुंचाया है, ये काम हुमायूं का है। हुमायूं को अफीम का बहुत शौक था। दिन में कम से कम 4 बार ये अफीम लेता था, कम से कम। और पूरी जिंदगी मतलब इसके इस नशे में, खासकर आप कह दीजिए बर्बाद हुई या जैसे भी हुई, मतलब जब हुमायूं की मृत्यु हुई ना, तो उस समय भी अफीम के नशे में था। मृत्यु के समय एक दिल्ली के अंदर वो दीन पना भवन में पुस्तकालय था, वहाँ बैठे बैठे ले ली होगी अफीम। अब वहाँ से सीढ़ियों से नीचे उतर रहा था, तो लड़खड़ाया, नीचे गिरा, सर पे लगी, मृत्यु हो गई। तो एक इतिहासकार है लेनपुल ने लिखा है कि हुमायूं की पूरी जिंदगी लड़खड़ाते हुए गुजरी और लड़खड़ाते हुए ही इसकी मृत्यु हो गई, ये इसके बारे में कहा गया। हुमायूं ने देखो जैसे ही अब राज्य हाथ में लिया, अब बाबर तो 1526 में आया है, 1530 में उसकी मृत्यु हो गई। और भारत तो अथाह है, उस समय भारत के राज्य छोटे छोटे इतने बटे हुए थे कि हुमायूं ने एक सैनिक अभियान किया कि इन छोटे छोटे राज्यों को मैं जोड़ के अपने राज्य में मिलाऊं। 1531 में इसने कलिंजर का अभियान किया प्रताप रुद्र देव के खिलाफ। 1532 में महमूद लोदी के खिलाफ दौरा। महमूद लोदी वही है जिसके नेतृत्व में अफगानों ने घाघरा का युद्ध लड़ा था। 1532 में पहली बार चुनार के किले पे घेरा डाला। चुनार का किला ना वर्तमान आप समझो बिहार में है, कैमूर की पहाड़ियां हैं वहां पर है और गंगा नदी के किनारे है। चुनार का किला बहुत पुराना भी है और कहते हैं ना एक बहुत स्ट्रेटेजिक लोकेशन पे भी है। और चुनार के किले पर बैठा था शेर खान, अफगान बैठा था। अब शेर खान इस समय क्या करता है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, थोड़ा बता देता हूं मैं। शेर खान इस समय क्या करता है, हुमायूं से एक ट्रीटी कर लेता है कि यार मैं तो आपका अधीन ही हूँ, आपकी मैं अधीनता स्वीकार करता हूँ वगैरह वगैरह। शेर खान को हुमायूं भी कहता है चलो ठीक है, ये चुनार का किला तुम ही रख लो, परंतु मेरे अगेंस्ट नहीं जाना। शेर खान उस समय तो हाँ कर देता है, पर धीरे धीरे क्या करता है, शेर खान अपनी शक्ति बढ़ाता रहता है। अब एक बार तो हुमायूं से दोस्ती कर ली, हुमायूं को भी लगा चलो शेर खान का थ्रेट खत्म हो गया, पर थ्रेट खत्म नहीं होता है। 1535 से 1536 के बीच में गुजरात का राजा है बहादुर शाह, इससे संघर्ष होता है किसका, हुमायूं का। अब 1539 में जो है ये चौसा का युद्ध और ये कन्नौज और बिलगाम का युद्ध, इसके बारे में हमको थोड़ी बात करनी चाहिए। क्या होता है, चुनार में पहली बार 1532 में तो शेर खान और हुमायूं के बीच में एक समझौता हो जाता है, पर शेर खान चुप नहीं बैठता है। शेर खान क्या करता है, हुमायूं के पीछे पीछे अपनी शक्ति को बढ़ा रहा है। 1537-38 में जब उसको लगता है हुमायूं शेर खान को कि जब मेरी शक्ति में बराबर वृद्धि हो गई है, तो वो क्या करता है,
हुमायूं के जीते हुए किलों पे हमले करना शुरू करता है। ठीक है, जिन किलों को इसने हुमायूं पहले जीत चुका था, उन्हीं किलों को वापस ये हमले करता है और हमले करके उन किलों से सामान वामान लूट के भाग जाता है। ये चूहे बिल्ली का खेल कई टाइम तक चलता रहता है। फाइनली जब शेर खान को ये यकीन हो जाता है यार अब मैं हुमायूं से लड़ सकता हूँ, तब वो हुमायूं को घेरता है चौसा के पास। चौसा के पास एक नदी होती है करमासा। कौन सी नदी है? करमासा। चौसा गांव का नाम है। वहां पे युद्ध होता है हुमायूं और शेरशाह का। युद्ध इतना भयंकर होता है कि भैया हुमायूं का घोड़ा वोड़ा सब मर जाता है, हुमायूं हो जाता है पैदल। इसको भागना पड़ता है, वहां से भाग के नदी के किनारे पहुंचता है, करमासा नदी के पास। अब पीछे पड़े हुए शेर खान के सैनिक, नदी पार करनी है, तो वहां पे एक भिश्ती बैठा होता है। भिश्ती को कहता है भाई मेरे को नदी पार करा, तैरना नहीं आता है। भिश्ती कहता है पार तो करा दूंगा भाई, किराया लगेगा। कहता मेरे पास कोई किराया विराया कुछ नहीं है, मेरे को नदी पार कराओ जो बात कर, किराया विराया कुछ नहीं है मेरे पास। और मैं अच्छा ये किराया नहीं है और मैं दिल्ली का सुल्तान हूं। भिश्ती भी हंसता है कि हाँ वो तो लग ही रहा है तुम दिल्ली के सुल्तान हो। तो हुमायूं उसको वादा करता है देख भाई एक बार मेरे को नदी पार करा दे, मेरी जान बचा दे, जिस दिन मेरे पास वापस मैं दिल्ली का बादशाह बना, उस दिन मैं एक दिन के लिए तेरे को दिल्ली का बादशाह बनाऊंगा। वो भिश्ती उसको पार करा देता है। हालांकि फिर जब बाद में वापस बहुत सालों बाद हुमायूं जब शासक बनता है, तो ऐसा कहा जाता है कि हुमायूं उस भिश्ती को बुलाता है और उसको एक दिन का राजा बनाता है। और भिश्ती क्या मांगता है? भिश्ती कहता है साहब मेरे को आपके राज्य में एक दिन के लिए चमड़े के सिक्के चलाने हैं, ये मेरी इच्छा है। तो दिल्ली में एक दिन के लिए फिर चमड़े के सिक्के भी चलाए जाते हैं। चौसा के युद्ध के बाद शेर खान एक जगह और घेरता है हुमायूं को, कन्नौज या बिलग्राम में। इस युद्ध में भी हुमायूं हार जाता है और इसके बाद तो हुमायूं दिल्ली जाने लायक भी नहीं रहता है और अपनी जान बचाने के लिए हुमायूं राजपुताना की तरफ भागता है। कहते हैं कि उसके बाद वो राजपुताना में मारवाड़, जो वर्तमान का जोधपुर है, यहाँ पर आता है। जोधपुर में राजा मालदेव थे, पर हालांकि मालदेव और हुमायूं की कोई मुलाकात तो नहीं होती है, बट हुमायूं को ऐसा लगता है कि कहीं मालदेव मुझे गिरफ्तार करके शेर खान को नहीं सौंप दे। इसलिए अपनी जान बचाने के उद्देश्य से हुमायूं मारवाड़ से भाग के अमरकोट चला जाता है। अमरकोट वर्तमान में तो पाकिस्तान में चला गया है। अमरकोट के जो राजा हैं वो हुमायूं को अपने यहाँ पे शरण देते हैं और हुमायूं का यहीं पे 1542 में हुमायूं का जो लड़का है अकबर, उसका जन्म भी अमरकोट के राजा वीर साल के महल में ही होता है। अमरकोट के बाद हुमायूं काबुल की तरफ जाता है। काबुल में उसका भाई कामरान शासन कर रहा है। कामरान हुमायूं की किसी भी प्रकार की मदद करने के लिए मना कर देता है कि भाई अपना राज्य तो गंवा दिया तूने, मैं वापस तेरे साथ दिल्ली चलूं, मेरा भी राज्य चला जाएगा। कामरान की इस बात से हुमायूं बड़ा नाराज होता है। हुमायूं अपने ससुराल चला जाता है। हुमायूं का ससुराल था ईरान में, पर्शिया में। इनके जो हुमायूं की वाइफ थी हमीदा बानो, हमीदा बानो ईरान के एक बड़े सूफी संत की बेटी थी। उस सूफी संत के कहने पर ही ईरान का जो शाह है वो हुमायूं की मदद करता है और हुमायूं उसी शाह की मदद के कारण हुमायूं काबुल जीत लेता है। काबुल में जीतता है, कामरान की हत्या करता है और अब काबुल में बैठ जाता है। एक्चुअली वो दिल्ली वापस इसलिए नहीं आ पाता क्योंकि दिल्ली में शेर शाह सूरी ने अपना राज्य स्थापित कर लिया है। अभी तक अब शेर शाह सूरी ने स्थापित कर लिया। हुमायूं को पता है कि मैं जाऊंगा तो मैं हार जाऊंगा, इसलिए हुमायूं चुपचाप काबुल में बैठा बैठा इंतजार करता है। मात्र 15 सालों में 1540 से 1555 के बीच में पूरा के पूरा जो सूरी साम्राज्य है वो 5 टुकड़ों में बढ़ जाता है। आंतरिक कलह हो जाती है, सूरी साम्राज्य के कई दावेदार खड़े हो जाते हैं। तब हुमायूं को लगता है कि अब सही मौका है। हुमायूं भाग के आता है 1555 में मच्छीवाड़ा का युद्ध। अफगान का सरदार है नसीब खान। मच्छीवाड़ा इधर ही होता है, मतलब वर्तमान पंजाब में है। वहाँ पे अफगान सरदार नसीब खान को हराता है। 1555 में ही सरहिंद में दिल्ली के सुल्तान सिकंदर शाह सूरी को हराता है। सिकंदर शाह सूरी इस समय दिल्ली का सुल्तान है। सूरी साम्राज्य एक्चुअली बटा हुआ है। सूरी साम्राज्य के 5 उत्तराधिकारी हो जाते हैं। चुनार में कोई है, दिल्ली में कोई है। दिल्ली में एक्चुअली ये होता है सिकंदर शाह सूरी,
हार जाता है। दिल्ली पर वापस किसका कब्जा हो गया? दिल्ली पर वापस कब्जा हो गया हुमायूं का। हालांकि कब्जा लंबे समय तक नहीं टिक पाता है और हुमायूं की 1555 में, वही मैंने अभी आपको बताया ना, अफीम के नशे में मृत्यु हो जाती है।